प्लूटो के बाद हम प्लूटो के शिष्य अरस्तु के बारे में बात करेंगे। और अरस्तु एक तरह से प्लूटो का शिष्य भी था, आलोचक भी था। ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि उसका शिष्य होते हुए भी वो उसका आलोचक था। अगर अपन इस कड़ी में चर्चा करें तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का एक विशेष राजनीति में योगदान दिया जाता है, जिन्होंने राजनीति को एक नए आयाम पर पहुंचाने की कोशिश की। ये सिकंदर, प्लूटो एक तरह से सिकंदर का शिक्षक था, उसका गुरु था। अरस्तु को जो है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है, जबकि प्लेटो को अपन फादर ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसोफर के नाम से जानते हैं। यहां पर एक बार फिर से ये बात देखेंगे कि दर्शन क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। दर्शन में किसी बात पे तर्क दिया जाता है, उस तर्क के आधार पे एक नए एक विचार को, एक थॉट को अपने विकसित किया जाता है। लेकिन विज्ञान के अंतर्गत उसको तथ्यों के आधार पे, उसको फील्ड के अंतर्गत उसके उदाहरणों के फलस्वरूप उसे विकसित किया जाता है, वो एक विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत हर किसी प्रश्न के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा अपन एक उसे प्रश्न कर सकते हैं। विज्ञान के अंतर्गत एक विचारधारा, एक विज्ञान में वैकल्पिक सिद्धांत बनता है, जिसके वैकल्पिक साधन उपलब्ध होते हैं। विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरस्तु का जो सिद्धांत था वो किसी तर्क पे नहीं था। अगर इस प्रकार से अपन कहें तो प्लूटो ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिया वो एक बंद कमरे में दिया गया राजनीतिक सिद्धांत था, लेकिन अरस्तु ने जो राजनीतिक सिद्धांत दिया वो उस क्षेत्र के अंतर्गत उदाहरण के, उसकी खोज का ऊपर निर्भर था। इसीलिए अरस्तु को जो है वो राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व लगभग 158 देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, और उस 158 देशों की राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन करने के बाद उन्होंने उन देशों में प्रचलित शासन व्यवस्थाओं को 3 अलग अलग वर्गों में बांटने के आधार पर उन्होंने कहा, जो एक व्यक्ति का शासक है वो अधिनायकवाद है, वो एक राजा का शासन है, और जो कुछ लोगों का शासन है वो कुलीन तंत्र है, और जो एक बहुत सारे लोगों का शासन है वो लोकतंत्र है। अरस्तु ने हर शासन व्यवस्थाओं के 2 अलग अलग पक्षों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि उसका अच्छा पक्ष कौन सा है और उसका बुरा पक्ष कौन सा है। अरस्तु ने कहा कि राजा अगर अच्छे कार्य, लोक कल्याण के कार्य करता है, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की कोशिश करता है, तो वो राजा का शासन है। लेकिन वही राजा अगर तानाशाही के रूप में शासन करता है तो वो एक निरंकुश शासन की संज्ञा है। दूसरी तरफ अगर अपन बात करें कुलीन तंत्र की, तो एक अभिजातीय वर्ग। अरस्तु ने कहा कि समाज में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं, एक होता है अभिजातीय वर्ग, एक होता है सर्वहारा वर्ग। अभिजातीय जो संख्या में बहुत ही थोड़े हैं, धनिक हैं, जिसे अपन वर्तमान समय के अंतर्गत पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट या अपने ये कॉर्पोरेट जगत की संज्ञा दे सकते हैं, वो उसी समय में कुलीन तंत्र के अंतर्गत आते थे। अगर शासन अच्छा है तो उसे कुलीन तंत्र कहेंगे, अगर वही शासन बुरा है तो उसे धनिक तंत्र कहेंगे, जो पैसे से चलता है। और तीसरे आधार पे उसे जैसे लोकतंत्र की संज्ञा दी, अगर लोकतंत्र सफल है, सही है तो वो लोकतंत्र है, लेकिन उसी लोकतंत्र में अगर वो सही नहीं है, गलत है, तो उसे भीड़ तंत्र की संज्ञा दी जाती है। भीड़ तंत्र जैसे किसी एक प्रतिनिधि के द्वारा कही गई गलत या सही बात को बिना किसी विचारधाराओं के उसे अनुसरण करना और उसी समर्थकों के आधार पर उसे आगे प्रचारित करना, स्थापित करना, वो एक भीड़ तंत्र है। आज अपन कई देशों में लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे अरस्तु की उन्हीं बातों पे अपने ध्यान जाता है कि कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ भीड़ तंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि उसी प्रतिनिधि से गलत होने पर जवाब मांगा जा सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने एक सिद्धांत विकसित किया, और यह सिद्धांत एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो किसी समय के पाबंदियों में नहीं है। जैसे अरस्तु ने कहा कि प्लूटो ने जो सिद्धांत दिया था वो स्वर्ग का शासन है, उसे स्वर्ग में बैठकर धरती पर अपनाया जाता है,
लेकिन स्वर्ग और धरती के बीच का फासला इतना है कि उसे स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लूटो का सिद्धांत जो है वो समय के ऊपर निर्भर है, उसे कालांतर में स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन अरस्तु ने जो सिद्धांत दिया, आज 2000 साल बाद भी उस प्रकार के सिद्धांत को विकसित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पष्टीकरण विचारधारा थी और एक ऐसी विचारधारा जिसमें कई विकल्प मौजूद थे। जिन सिद्धांतों में विकल्प होते हैं उसी को अपन विज्ञान की संज्ञा देते हैं। इसीलिए यह एक बड़ा किस्सा निर्मित होता है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो यह विज्ञान के जनक की बात है, इसमें वैकल्पिक साधन मौजूद होते हैं। दूसरी बात, अगर अपन अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने भी न्याय का सिद्धांत दिया प्लूटो की बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन उसने कहा न्याय किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद नहीं है, उसके मौजूद गुणों के आधार पर नहीं है। न्याय का मतलब होता है कि सबको योग्यता के अनुसार न्याय मिलना। उन्होंने उस विवेक की बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा कि न्याय उसकी योग्यता के आधार पर दी जाती है। समानुपातिक न्याय की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुपात में कोई रेखीय अंगणितीय अनुपात में नहीं करेंगे, अंगणितीय अनुपात में अपन उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, एक रेखीय अनुपात में अगर उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि मान लीजिए 5 रोटियों को 7 व्यक्तियों के अंतर्गत बांटना है, तो अपन कैसे बांटेंगे? इसमें अंगणितीय आधार नहीं देखेंगे, इसमें तो कोई व्यक्ति भूखा भी रह सकता है, लेकिन उसी को अपन रेखीय अनुपात में बांटने की कोशिश करें तो उसी आधार पे जिसे 1 रोटी की आवश्यकता है उसे कम देने पर उसका गुजारा चल सकता है। इस आधार की रचना अरस्तु ने की, जिसमें योग्यता की बात को कहा जाता है। ये अरस्तु का राजनीति का न्याय सिद्धांत की व्याख्या होती है। अरस्तु के बाद अपन आगे कल की क्लास में जो है भारतीय समाज के अंतर्गत विकसित न्याय सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।